गुड मॉर्निंग दोस्तों। हरकिरत सिंह का सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम चल रहे थे औसत के चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखें, मैथ में हमारे पास में औसत का चैप्टर चल रहा है और औसत का फॉर्मूला आप सबको पता है, योग बटा में संख्या, योग बटा में संख्या। तो देखिए, पहली क्लास में हमने इसे सिंपल क्वेश्चन कर लिए थे और सिंपल के साथ साथ धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आप पर छोड़े थे करने के लिए। तो जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़े थे आपके लिए, उनको करके आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर। देखिए, क्वेश्चन था आपके सामने, 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको एक छोटे लेवल पे क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपको, जैसे हम मान लेते हैं कि 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत अपने को दिया गया है, मान लेते हैं 20, ठीक है। और प्रथम 2 संख्याओं का औसत 10 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 12 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास में। तो देखिए जरा, प्रथम टोटल 5 संख्याएं हैं, उन 5 संख्याओं को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उन पांचों का औसत 20 है, औसत 20 है तो उन सबका योग कितना होगा? तो योग आ जाएगा हमारे पास में कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली 2 का औसत हमारे पास में जो है वो 10 है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना बन गया हमारे पास में, 20। और अंतिम 2 का औसत जो है हमारे पास 12 है, इसका मतलब योग कितना बन गया इसका, 24। तो 20 और 24 हो गए हमारे पास में 44, इसका मतलब 44। तो ये, और अगर हम तीसरी संख्या जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर ये कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, क्योंकि पांचों संख्याओं का योग हमारे पास में 100 है। पहली 2 संख्याओं का योग 20 है, 20 प्लस तीसरी संख्या प्लस 24, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरी संख्या जो है इसको क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क प्लस 44 इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 44 इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे, 100 माइनस 44 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 56। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर दोस्तों? ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो पहली प्रथम का 25 संख्याएं औसत 18, पहली 12 संख्याएं और अंतिम 12 संख्याएं, अंतिम 12 का औसत 17 है, तो पहली 12 का औसत कितना था, 14 था। पहली 12 का औसत हमारे पास में 14 है। अब हम देख सकते हैं कि 13वीं संख्या क्या है, 13वीं संख्या क्या है। तो सेम वही चीज है हमारे पास में, पहली बार आगे आ जाएंगी 12 और 12 24, और अगर 13वीं को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 25। इसका मतलब उन्होंने बीच वाली संख्या नहीं दी गई है। तो सिंपल सा लॉजिक यहीं पे वहीं पे लगा देना अपने को। पहले दोनों का योग, इसका योग कर लेना है, 25 8 200 और 25 और 20 हो गए हमारे पास में 45, यानी कितना आ गया, 450 आ चुका है। इन दोनों का योग भी देख लेंगे, तो 12 चौके 48 और 12 और 4 हो जाएगा हमारे पास में 16। यहाँ बात करते हैं तो 12 7 84, 84 का 4 और 12 और 8 आ गए हमारे पास में 20, तो 204 हो गए ये हमारे पास में, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, 8 4 12, 6 और 1 7, और ये आ जाएगा हमारे पास में 372। अब इन 12 और 12 24 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास में, 372 है, और 25 संख्याओं का कितना है, 450 है। तो हम 450 में से 372 को माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 8, तो यहाँ 4 आ जाएंगे, तो 4 14, तो ये आ जाएगा 7।
हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 78 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है जिसको आप करके दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में मथुरिया बुक में से अगर आप कर रहे हैं तो। किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का यानी 7 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री है तो चौथा दिन का तापमान कितना होगा। तो वही जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा और इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 60 किलोग्राम भार वाला जो व्यक्ति है वो जा रहा है और उसकी जगह पे नया आ रहा है। नए आने से हो क्या रहा है, उस औसत में चेंजिंग क्या आ रही है, तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है और सदस्य कितने यहाँ पे हमारे पास में 25। तो देखिए ज़रा जो नया आने वाला है उसके पास में 60 किलोग्राम की भरपाई तो उसने कर दी कि 60 किलोग्राम वाला गया था उसकी भरपाई तो उसने कर दी। उसके बाद भी उसका वज़न इतना एक्स्ट्रा है कि वो सभी को 1-1 किलोग्राम जो है वज़न बांट रहा है। तो देखिए 25 लोगों में 1-1 किलोग्राम बांटेगा तो कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम हो जाएगा। तो 60 वाला गया, अब ये 60 वाले से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 25 किलोग्राम। तो 60 और 25 कितना आ जाएगा हमारे पास में 85 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है इसको। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास में 74 आता है, देख लेते हैं 74 को। किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, एक लड़का जिसका भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चला गया है तथा उसी समय एक लड़का कक्षा में प्रवेश करता है। यदि इसके परिणाम स्वरूप औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती है तो नए आने वाले लड़के का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब जो जा रहा है वो 40 किलोग्राम का है और आने वाले से अगर औसत में कमी होती है इसका मतलब क्या है कि वो कम भार वाला आ रहा है। ठीक है, और अगर आने वाले के कारण औसत में वृद्धि हो रही है, सीधी सी बात है 5 दोस्त बैठे हैं उनमें से एक दोस्त चला जाता है, अब जाएगा तो उससे तो क्या होगा औसत कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो जितने रुपए लेकर के गया था दूसरा उसकी जगह पे जो आया, अब उसने उसकी भरपाई करने के बाद दूसरों को पैसे बांट भी दिए, इसका मतलब उसके पास में उस जाने वाले से पैसे ज़्यादा थे इसीलिए उसने बांट दिए। और अगर कंडीशन उल्टी हो जाए कि जो जाने वाला है उसके पास पैसे ज़्यादा थे और जो आने वाला है उसके पास कम है, तो जो आने वाला है उसको लेवल में लेने के लिए जो पहले से बैठे हैं वो उसको क्या करेंगे, पैसे देंगे। तो इससे क्या होगा, उनका औसत घटेगा। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। अगर एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है, यदि आने वाले के कारण औसत में वृद्धि होती है तो उसका भार जाने वाले से अधिक है, और यदि आने वाले से औसत में कमी होती है इसका मतलब जाने वाले से उसका भार क्या है, कम है। तो यहाँ देखिए जो नया आया है उसके आने से 100 ग्राम की कमी हो रही है, 100 ग्राम की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। अब जाने वाले का वजन कितना था, 40 किलोग्राम। जाने वाले का वजन जो है वो कितना है, 40 किलोग्राम है और टोटल सदस्य कितने हैं, 50। 3 आंकड़े अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो देखिए जरा 50 लड़के हैं, अब ये तो गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं कि ये तो गया, इसके स्थान पे नया आया, नए आने से 100 ग्राम की कमी हुई। तो अपन 50 बच्चों पे देखेंगे कि एक बच्चे पे 100 ग्राम की कमी आ रही है क्योंकि औसत पर 1 की वैल्यू होती है, तो 50 बच्चों पे कितने की कमी हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास में 5000 ग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 5 किलोग्राम की कमी हो रही है तो इसका मतलब वो जाने वाले से 5 किलोग्राम हल्का है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी आने वाले का भार कितना है, 35 किलोग्राम हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से बिना पेन उठाए आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, देखिए ज़रा। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, उसके स्थान पर नया आता है जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए आने के कारण औसत में वृद्धि हुई, इसका मतलब जाने वाले से उसका भार क्या है, अधिक है।
कितना अधिक है, तो उसने आधा केजी हर बंदे को बांटा है। तो आधा केजी बांटा है, 2 बंदों को कितना बांटेगा, 1 केजी। तो 50 विद्यार्थियों में कितना बंटवारा होगा, 25 किलोग्राम का बंटवारा होगा। तो 25 किलोग्राम उसने बांट दिया है, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है। तो 50 किलोग्राम जाने वाले का बार था, तो आने वाले का बार कितना है, 50 + 25 75। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं बल्लेबाज वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे और 1 क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। तो किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। यहाँ जो क्वेश्चन आया है कि 11 पारियाँ वो पहले से खेल चुका है, 12वीं पारी वो खेलता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक नया आ रहा है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसके जैसा है जब कि 32 छात्र थे जिनका औसत था कुछ, और उन्होंने छात्र अपने अध्यापक को भी शामिल कर लिया। अब उसके औसत में कितने की वृद्धि होगी, नया औसत क्या है, उसके जैसा ही है। ठीक है, ये नए आने वाले जैसा है। ठीक है, ये प्रतिस्थापित वाला क्वेश्चन नहीं है कि उसके स्थान पे बदल दिया गया है। तो नए आने वाले से देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए, इसका मतलब उसने 11 पारियों में कोई औसत था उसका। जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली, उसने 63 रन बना दिए। अब 63 रन बनाए तो उसके औसत में क्या होगा, 2 की अधिक हो गया था। ठीक है, अभी 2 रन जो है अधिक हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 12, अब एक औसत पे, एक पारी पे कितने का इफेक्ट पड़ रहा है, 2 रन का इफेक्ट पड़ रहा है। तो 12 पारी पे कितने पड़ेगा, 12 दूना 24 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 63 रन उसने बनाए हैं। अब उसमें से उसने 2-2 सबको बांटे हैं, यानी कि 24 तो उसने बांट ही दिए। इसका मतलब उसने बराबर होने के लिए 24 को बांट दिया। तो पहले कितना था, तो हम क्या करेंगे, 63 में से 24 को माइनस करेंगे। तो 63 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 39। इसका मतलब पहले औसत कितना था, पहले औसत कितना था, 39 था। अब हमसे कहता है कि 12वीं पारी यानी उसके आने के बाद अब औसत कितना है, तो 2 बड़ा था ना, तो 2 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 41 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को चलो मैं आपको एक बार क्लियर भी कर देता हूँ। हम इस प्रकार से भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट, ताकि आप में कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन जहां आपने को समय बचाना है वहां आप समय बचाएं, और जहां आपको लगे कि आपके पास फुल टाइम है, वैसे तो पटवारी के अंदर एग्जाम में फुल टाइम मिलेगा आपको, तो फिर भी आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसको करने की। तो देखिए जरा, 12 पारियों से पहले यानी 11 पारियों का औसत, पारियों का औसत कितना था, x था। ठीक है, अब 12वीं पारी उसने खेली, 12वीं पारी में उसने रन बनाए, कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। अब 63 रन बनाए तो उसका औसत बढ़कर यानी 12 पारियों का औसत कितना होगा, 12 पारियों का औसत, 12 पारियों का औसत कितना हो गया, x + 2। ठीक है, औसत बढ़ करके 2 बढ़ गया है। ठीक है, तो ये देखिए 3 आंकड़े हमारे पास में। अब 11 पारियों का औसत x है, तो योग कितना बनेगा, 11x। और 12 पारियों का औसत x + 2 है, तो योग कितना बनेगा, 12x + 24। ठीक है, ये योग आ गया, ये योग आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा, 11 पारियों का योग मान लेते हैं कि पहले 100 रन इसने यहाँ पे बनाए थे, अब उसने 163 रन बना दिए। अब 163 हो गए क्योंकि उसने 63 रन बनाए थे, 163 हो चुके हैं। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो अंतर कितने का आएगा, 63 का आएगा ना। तो वहीं पर यही अपने को फॉलो करना है कि 12 पारियों का जो योग है उसमें से हम क्या करेंगे, 11 पारियों का योग जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, 11 पारियों के रन, 12 पारियों के रन में से 11 पारियों के रन हमने घटा दिए, तो 12वीं पारी के रन हमारे पास कितने आ जाएंगे, 63 आ जाएंगे। ठीक है, यानी उसने कितने रन बनाए हैं, 63। 12 पारियों और 11 पारियों में अंतर कितने का है, 63 रन का ही तो अंतर है, क्योंकि 63 रन ही तो बनाए उसने। तो 63 रन का अंतर है हमारे पास में। तो यहाँ देखिए जरा, 24 जो है प्लस का है, x वाले एक तरफ रख लेते हैं, 12x - 11x, 24 इधर आकर के माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास में x। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 39। तो देखिए जरा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। 11 पारियों का अगर पूछे कि 12वीं पारी से पहले कितना औसत था या 11 पारियों का औसत कितना था, तो 39। उसके बाद कहता है कि 12वीं पारी के बाद कितना औसत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कितना, 2 बढ़ गया, x + 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 41 आ जाएगा।
ये हमारे पास में नया औसत आएगा। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्वेश्चन मुझे लगता है हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा ज़रा। आज की क्लास में हम क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं ए बी का औसत 20, बी सी का 19 और सी ए का 21। ए और बी का औसत जो है 20 है हमारे पास में, और बी सी का औसत जो है 19 है, और सी ए का औसत जो है वो हमारे पास 21 है। ठीक है, अब देखिए, अगर दो संख्याओं का औसत 20 है तो योग कितना होगा? तो 20 दूना 40। बी सी का योग कितना बन जाएगा? तो 38। और सी ए का योग कितना बन जाएगा? तो 42। ठीक है दोस्तों, और अब हम इन सब का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। इन सब का अगर हम योग करते हैं तो देखिए ये 40 हो गया, ये 40 हो चुके हैं लगभग, दो इसको दे देंगे तो 40 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 120। इन सब का योग आ गया 120। और ध्यान रखिए, अगर हमें इधर भी योग करना है कि इधर कितने सदस्य हो चुके हैं? दो ये 4 सदस्य हो चुके हैं, लेकिन चारों में रिपीटेड है। ठीक है ना, दो बार आ रहे हैं सब लोग। ए 2 बार आ चुका है, बी 2 बार आ चुका है, सी 2 बार आ चुका है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2a प्लस 2 बार सी बी और 2 बार सी। इन सब का योग कितना है? 120 है। दो को कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब इनका योग अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, ए बी सी इन तीनों का, देखिए दो जो है मल्टीप्लाई में, इधर आकर किसका आ जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा 60, यानी a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का योग कितना है? 60 है। तो ए बी सी का योग 60 है। तो अब आपसे चाहे कोई भी पूछे, चाहे पूछे ए का मान कितना है, तो आप उसमें से बी सी को माइनस कर दो, 38 माइनस कर दो, ए का मान आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि बी का मान कितना है, तो जिसमें बी नहीं है उसको माइनस करो, इसमें बी नहीं है तो सी ए का इसमें से माइनस कर दो। तो जैसे ही हम इसमें से 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, ए का निकालना है तो हम इसमें से बीसी का माइनस कर देते, 38 माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग आ चुका है, 22, 18 और 20, किसी का भी पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके बाद चाहे उसका गुणा पूछे, चाहे कुछ भी पूछे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर है 85 में दिया गया है, किसी परिवार में पिता और माता तथा माता और बेटे की आयु का औसत क्रमशः 25, 40 और 24 दिया है। तो बेटे की आयु बताओ क्या है? तो सेम उसी औसत 46 है। बाद में पता चला कि उसमें 16 की गलती से 61 पढ़ लिया तथा 43 की गलती से 34 पढ़ लिया। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तदनुसार सही औसत कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें 3-4 कंडीशन एक साथ दे दी गई अपने को, तो अपने को धीरे धीरे सारी चीज़ें इसमें फॉलो करनी है, अप्लाई करनी है। तो देखिए, 100 चीज़ों का औसत 46 है, 100 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है हमारे पास में वो कितना है? 46 है। इसका मतलब इनका योग कितना बना होगा? 46, 100 योग बना होगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि जो 16 थी उसकी जगह 61 पढ़ लिया गया, और जो 43 थी उसकी जगह पे 34 पढ़ लिया गया। ठीक है, एक बार देखते हैं दोबारा। उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ा, ठीक है, और 43 को 34 पढ़ा, ये पढ़ा है। तो लिखना तो 16 था, लिख दिया कितना? 61, गलती यहाँ पे हुई। फिर 43 लिखना तो कितना था? 43, और लिख दिया कितना? 34, 2 बार गलती हुई यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोनों में कि कुल मिलाकर गलती कितनी होगी। तो यहाँ देखिए, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कि हमें कितना लिखना था। तो ये देखिए 6 और 3 9, 4 और 1 5, हमें 59 लिखना था, और हमने लिख कितना दिया देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में 6, 6 3 9, 96। हमने कितना लिख दिया? 96 लिख दिया, 96 लिख दिया। लिखना कितना था? 59 लिखना था। ठीक है, कुल मिला के। अब हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास में गलती कितनी हुई है। तो गलती ये हुई है कि अब माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास में 7, और ये आ जाएगा 3, कितना आ गया? 37। मतलब 37 की गलती हुई है। अब 37 क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, 37 तो क्या करने हैं? उसमें से कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 37 हम यहाँ से क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4500, और ये बच जाएंगे हमारे पास में 63। ठीक है,
4563 हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो 4563 यहाँ आ गया। फिर दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि संख्याएं 100 ना होकर के संख्याएं कितनी थी, 99 थी, ठीक है, सॉरी 90 थी। संख्याओं की संख्या जो है, चीज़ों की संख्या जो है कितनी थी, वो 90 थी। तो सही औसत कितना आएगा? तो अब हम क्या करेंगे, इस 4563 को हम बांट देंगे किसमें, 90 में बांट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में सही है। ये वाली जो संख्या है ये क्या हमारे पास में सही है। तो 4563 जो है इसको हम बांटते हैं 90 के अंदर, जीरो को छोड़ देते हैं एक बार, 9 5 43, ठीक है, जीरो। अब 63 उतार लिया हमने, 7 3 63, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 507। अब जीरो से भाग देना है, यानी 10 से भाग देना है, तो हम 10 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 50.7। तो ये हमारे पास में आंसर आ चुका है, कितना, 50.7 हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो औसत कितना बनाया हमने, पहले 46 बनाया। 100 संख्या है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4600, ठीक है। योग तो इनका कितना था, 4600 था, ठीक है। और उसके बाद देखिए जरा कि 16 की जगह 61 पढ़ आ गया और 63 की जगह 34 पढ़ आ गया। यहाँ कम पढ़ लिया, वहाँ अधिक पढ़ लिया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इनका अलग से योग कर लो, इनका अलग से योग कर लो, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने लिखना कितना था, ऐड कितना करना था, 59 ऐड करना था, और ऐड कर कर कितना दिया, 96 ऐड कर दिया हमने, ठीक है ना। इसका मतलब अधिक ऐड कर दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम ऐड करने पड़ेंगे, यानी कमी करनी पड़ेगी। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, दोनों का अंतर देख लिया, 37 की कमी करनी पड़ेगी। तो वो कमी कहाँ पे होगी, योग के अंदर कमी होगी, टोटल योग के अंदर। तो 37 की कमी कर दी तो हमारे पास औसत कितना आ गया, 4563। और बाद में अब हमें ये वापस 100 में नहीं बांटना है, अभी ध्यान रखना, अभी हमें वापस 100 में नहीं बांटना, किस में बांटना है, 90 में बांटना है। क्यों? क्योंकि संख्या वास्तव में कितनी है, 90 ही संख्याएं हैं। तो हमने यहाँ पे 90 में बांट दिया, तो हमारे पास औसत कितना आ गया, हमारे पास में 50.7 आ चुका है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, 72 नंबर। 14 छात्रों के प्राप्तांक की औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए हैं, अतः सही औसत बताओ, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली पहले 14 से गुणा करना है औसत को, यानी 100 से गुणा करना है, वापस बाद में 100 में ही बांटना है, 90 वाली कंडीशन नहीं है इसमें। तो देखिए ध्यान रखिएगा। अब आप ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ये करके दिखाइएगा क्वेश्चन को। वापस आते हैं आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 7 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 9 है। यदि सभी संख्याओं का औसत 8 हो तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 280 छात्र के औसत अंक 40 हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 45 हैं और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के औसत अंक 25 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना दिया गया है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 280 छात्र हैं और उनका जो औसत है वो हमारे पास में कितना है, 40 उनका औसत है। और उत्तीर्ण होने वाले, अब इनमें से पास होने वाले जो हैं उनका औसत अलग रहेगा और फेल होने वाले जो हैं उनका औसत हमारे पास में अलग है। और देखिए जरा कितना है, तो पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका औसत 45 है, जबकि फेल होने वाले का कितना है, 25 है। 45 है और इनका 25 है। तो देखिए सिर्फ इतना ही हमारे पास आंकड़ा है कि पास होने वाले छात्रों का औसत अंक जो है वो 45 है, फेल होने वालों का औसत अंक दिया हुआ अपने को 25 और टोटल का औसत अंक दिया अपने को 40। तो हमें औसत की 3 कंडीशन दे दी गई है। जब कभी भी आपको औसत की 3 कंडीशन दी जाए या प्रतिशत की 3 कंडीशन दी जाए, ठीक है, 3 बार प्रतिशत दे दिया जाए कि पास होने वालों का औसत प्रतिशत प्राप्तांक कितना है, सॉरी प्रतिशत इतना है, फेल होने वालों का प्रतिशत इतना है, पास होने वाले का प्रतिशत इतना है, तो बताइए कि पास होने वाले कितने छात्र हैं, फेल होने वाले कितने छात्र हैं, ठीक है। तो हमें कुल संख्या दी होगी तो हमें इस निकाल लेंगे दोनों की। देखिए जरा कैसे निकालना है इसको। तो जो हमें कुल का दिया गया होगा ना, सबका दिया होगा, जो सबका औसत दिया होगा वो इन दोनों को मिलाकर के दिया होगा कि
45 और 25 दोनों को पैरेलल किया गया, बराबर किया होगा, क्योंकि औसत तो क्या होता है, लेवल में होता है, तो लेवल किया गया इन दोनों का, तो लेवल कितना आ गया यहाँ पे 40। यानी ये जो होगी कुल वाली संख्या, ये हमेशा इन दोनों से के बीच में होगी, इन दोनों क्या होगी, बीच में होगी। देखिए 45 से कम है और 25 से क्या है, अधिक है। तो क्या हमें क्या करना है, हमें 45 में से 40 को माइनस कर देना है और 40 में से 25 को माइनस करना है, यानी हमें इन दोनों का अंतर देखना है। यहाँ प्लस माइनस हमें ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ अंतर करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देनी है। 45 में से 40 के 5 बचे, तो ये 5 जो हमें लिखने हैं ना, वो इस तरफ लिखने हैं, 5 यहाँ लिखने हैं। और 25 में से 40 में से 25 गए तो कितने बचे, 15, तो वो 15 हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, अनुपात 5 से कम 5, 5 3 15। ये जो अनुपात बनेगा ना, ये हमारे पास किसका अनुपात आ जाएगा, छात्रों की संख्या का, ठीक है, छात्रों की संख्या का अनुपात है कि पास होने वाले छात्रों का अनुपात कितना 3 और फेल होने वाले का अनुपात कितना 1, और कुल मिलाकर के छात्र कितने 280। और यहाँ हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के अनुपात कितना है 4। इसका मतलब 4 अनुपातों की जो वैल्यू है, 4 अनुपातों की वैल्यू कितनी है, 280 है, ठीक है। अनुपातों में तो 4 बन रहे हैं और टोटल कितने 280 छात्र हैं, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, तो हम 280 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो देखिए जरा, फेल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 70 और पास होने वाले कितने हैं 7 21 210। इस तरीके से अपने विद्यार्थी हैं, पास होने वाले विद्यार्थी 210 हैं और फेल होने वाले कितने हैं 70 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर अपने को 3-3% या 3-3 औसत दिए होते हैं, उन क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जरा, किसी कक्षा के सभी छात्रों का औसत 33.75 है, उसमें से 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है और शेष छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। देख सकते, तो देखिए कैसे करना है इसको, सेम उसी प्रकार से करेंगे। कुल कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनका औसत वजन जो है वो 33.75 किलोग्राम है। अब उनमें से उसने 7 का अलग औसत दे दिया है और शेष सब का अलग दे दिया है, ठीक है। अब 7 जो है, 7 का औसत वजन अलग दिया है, शेष का औसत वजन उसने अलग दिया है, ठीक है। तो देखिए 7 का जो औसत दिया है अपने को, ये दिया गया है 42 और दूसरा 32, ठीक है। ये कितना है 42 और ये कितना है 32, और टोटल कुल का कितना है 33.75। तो कुल वाली कंडीशन कहाँ आएगी, बीच में आएगी, 33.75 आ जाएगा। इन दोनों में यहाँ पे माइनस कर लेना अपने को। तो देखिए यार 33 में से 32 जाएंगे तो 1.75 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से माइनस करते हैं तो पहले 34 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 34 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 8, और 8 में से 25 क्या कर देने हैं अपने को, और ऐड कर देने हैं, तो ये आ जाएगा 8.25। तो देख सकते हैं आप यहाँ कितना हो जाएगा, 25 इसमें जोड़ेंगे तो 34 होगा, 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 42 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखना है इनमें अनुपात, अनुपात देखना तो ये देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, पॉइंट हटा दो, क्योंकि पॉइंट क्या होते हैं आपस में हट जाएंगे, उसके 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट से कट जाएगा, ठीक है। अब 25 का डिवाइडेशन दोनों में हो जाएगा, तो 25 7 125, सॉरी 25 पर 125, 25 छिका 150 और 25 25 7 175, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे माइनस भाग देते तो 25 3 75, ये बचेंगे हमारे पास में 7 और 25 3 75, तो कितना है यहाँ पे 33। अब देखिए ये दोनों का क्या है, अनुपात है, ये इन दोनों का क्या है, अनुपात है। किनका अनुपात है, 7 लड़कों का औसत वजन है, तो ये जो अनुपात आएगा ये किसका आएगा, ये अनुपात हमेशा उनकी संख्या का अनुपात आएगा या उनकी मात्रा का अनुपात आएगा, ठीक है। ये किसका अनुपात है, मात्रा का अनुपात है या संख्या का अनुपात है। तो संख्या, अब यहाँ पे 7 छात्र हैं और 7 छात्रों का अनुपात भी कितना है 7, इसका मतलब ये 7 थे और शेष कितने थे 33, और कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास में 40। तो कुल छात्र कितने हैं 40 हमारे पास में कुल छात्र आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और आता कि यहाँ 1 अनुपात ऐसे आ जाता, मान लेते हैं 1 अनुपात 3 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 या 21, तो हमारे पास में 7 और 21 यानी 28 हो जाता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 7 अनुपातों की वैल्यू कितनी है 7
तो 1 अनुपात की वैल्यू 1, इसका मतलब 33 अनुपातों की वैल्यू कितनी 33। तो इसका मतलब ये कितने शेष कितनी है 33 और 7 के साथ 7 और 33 कितने हो गए हमारे पास में 40। तो कुल मिलाकर छात्र कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है, सबसे बड़ा पूर्णांक 83 और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है, शेष दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 28 है, तो कौन सा शेष दो पूर्णांकों में बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें बड़े बताना है कौन सी संख्या बड़ी है दोनों में से। देखिए क्या क्या दिया गया है। 4 धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब है कि पूरा अंक, ठीक है ना, पूरे अंक है, अनुपातों पॉइंटों में नहीं है। पूर्णांकों का 4 पूर्णांकों का औसत जो है वो 59 है और उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 और सबसे छोटा कितना है 83 और सबसे छोटा कितना है 29। 4 पूर्णांक है ए बी सी डी, ठीक है, उनमें से डी कितना है 29 और ए कितना है 83 है, और बी और सी में अंतर कितने का है 28 का है। तो बी और सी में अंतर 28 का है। ये चीजें हमें यहाँ पे दी हुई हैं, तो हमें बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा आएगा। तो देखिएगा 4 पूर्णांक है, इनका योग कितना बन जाएगा, इन चारों का योग हम देखते हैं यहाँ पे, तो संख्या गुणा औसत, तो 9 चौका 36, 5 चौका 20 और 3 हो गई हमारे पास में 23, तो 236, योग कितना आ गया 236। अब देखिए इन चारों संख्याओं का योग कितना है 236 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का औसत कितना है 36, 236 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें संख्या दी कौन कौन सी गई है, हमें बी सी तो दी नहीं गई थी और ए और डी दिया गया, तो ए और डी को हम ऐड कर लेते हैं पहले यहाँ से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 83 प्लस बी प्लस सी प्लस 29, ठीक है, और इक्वल में कितना है 236। यहाँ से हम पहले 29 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7, 207 आ जाएगा कि ए बी सी इन तीनों का योग कितना आ गया 207 आ गया। अब 207 के अंदर 207 में से हम इसको बी को भी माइनस कर ए को भी माइनस कर देते हैं, 83 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास में बचेगा 17 और 7 24, यानी ये आ गया हमारे पास में 124, तो ये आ गया 124। अब ये बचा कौन सा, ए भी माइनस हो चुका है और डी भी माइनस हो चुका है, बच्चे कौन कौन से ये बी और सी, इसका मतलब बी प्लस सी कितना है हमारे पास में 124। अब b प्लस सी 124 है और b माइनस सी 28 है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या होगी b और कौन सी संख्या है c। ठीक है, तो देखिए जरा, अब ऐसी कंडीशन में जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया होता है तो हमें संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें पहले उन दोनों को योग कर लेना, इन दोनों के कर लेना जोड़ लेना। अगर हम जोड़ करके आधा करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी और अगर हम घटा करके आधा करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। तो देखिए जरा, बड़ी संख्या कैसे निकाली जाती है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है, और छोटी संख्या कैसे निकाली जाती है, दोनों को घटा करके आधा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं हम, तो 24 और 24 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 152। 152 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 75 और 1 76, ठीक है, ये आ गया 76 आ गया। और इसको हम देख लेते हैं, तो 24 माइनस किए 4 और गए 96 2, तो 96 में जब दिया आप लोगों ने तो कितना आ गया 48 48 आ गया। ठीक है, अब देखिए एक संख्या हमारे पास में कितनी है 48 और दूसरी संख्या कितनी है 76 है। अब आप देख सकते हैं 76 और 48 को चाहे ऐड करके देख लो, 76 और 48 को हम ऐड करके देखते हैं, 8 6 14 7 4 11 और 1 12, जोड़ करने पे कितना आया 124 आया। इसका मतलब बी और सी का योग किया 124 आ चुका है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, दोनों संख्या आ चुकी हैं। 76 एक आ गई है हमारे पास में, क्या 76 बड़ी संख्या आ गई है और 48 छोटी संख्या आ चुकी है। तो हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 76 जो है वो बड़ी संख्या है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था
उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 4 अधिक हो गया। कि 10 पारियों का कुछ औसत है, 11वीं पारी में उसने रन बनाए और उसका औसत बढ़ करके इतना हो गया। इस बार हमें औसत दे दिया गया लेकिन ये नहीं बताएगा कि रन कितने बनाए हैं, और वही रन हमने को ज्ञात करने हैं। तो देखिए 10 पारियों का औसत जो है 32 है, और 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए हैं, और 11 पारियों का औसत कितना हो गया हमारे पास में, औसत 32 प्लस 4, ठीक है, कितना होगा हमारे पास 36 हो 36 हो। अब हमारे पास इसको ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला था वही कि इन दोनों को गुणा कर देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, जो अंतर आएगा वही हमारा क्या होगा, रन होंगे 11 पारियों के। लेकिन हम इसको डायरेक्ट करके देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए जरा कैसे कर सकते हैं। 32 औसत है पहले से, 10 दोस्त हैं उनके पास में 32 रुपए हैं। रुपये से आसान हो जाता है समझना, इसीलिए समझाता हूँ। 32 रुपए हैं सभी के पास में। 11वां दोस्त आया, उसके आने से औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब उसके पास औसत से पैसे क्या है, ज़्यादा है। वो जैसे ही शामिल हुआ, 32 रुपये तो उसके पास में थे पहले से, 32 उसके पास में थे। अब उसके बाद भी क्या हो गए, पैसे ज़्यादा हो गए। ज़्यादा कितने हो गए, 4 रुपये वो सभी को बांट सकता है, इतने ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो सभी को 4 से बांट सकता है, तो 11 के 11 लोगों में 4 रुपये बांटो, तो 11 चौके 44। कितने रुपए उसने बांट दिए, 44 रुपये उसने बांट दिए। इसका मतलब 32 तो उसने अपने पास रखे पहले, और बाद में 11 के अंदर 4 बांट दिए। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए हमारे पास में, तो ये आ जाते हैं 4 3 7 76। इसका मतलब उसने कितने रन बनाए हैं, 76 रन बनाए हैं 11वीं पारी के अंदर। चलिए देखते हैं। 11 पारियों का औसत 36 है, 10 पारियों का औसत 32 है। दोनों में अंतर देखेंगे तो 11 का योग कितना बन जाएगा, 11 6 66, और 11 3 33, और 6 39, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में 396, और 10 का देखें तो 320। देखिए जरा कितना आ गया, 76। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। बीस संख्याओं का औसत 23 निकाला गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 67 की जगह 87 पढ़ ली गई है, तो सही औसत क्या होगा। 20 संख्याओं का औसत अपने को दिया गया है 23। अब बाद में पता चला कि 67 की जगह 87 पढ़ लिया, ठीक है। यानी कि 67 लिखना था, लिख दिया कितना, 87 लिख दिया। कितना एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, तो देखिए जरा 20 एक्स्ट्रा लिख दिया गया है। 20 एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, तो इसका मतलब योग के अंदर कितनी की कमी होगी, 20 की कमी होगी। संख्याएं कितनी है, 20 संख्याएं हैं। अगर योग में 20 की कमी होगी तो प्रत्येक संख्या पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा, एक एक का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यानी 20 कम करेंगे जब हम योग के अंदर, तो 20 संख्याएं, तो सभी के लिए एक एक कम हो जाएगा। एक एक कम हो जाएगा तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से एक कम कर देते हैं। तो हमारे पास में सही औसत कितना आ जाएगा, 22 हमारे पास में यहाँ पे सही औसत आ जाएगा। और इसको अगर अपने फुल तरीके से देखना है, इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 23। तो 23 दूना 46, कितना हो गया, 460। 460 हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। अब 460 है, उसमें से 67 की जगह लिख दिया गया 87 लिख दिया, यानी इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 87 जोड़ रखा है हमने। तो हम क्या कर देते हैं, पहले इसमें से 87 योग में से माइनस कर देते हैं। 87 जैसे ही हमने माइनस किया तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये बचेंगे 27, तो ये हम 373, ठीक है, 373 हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। अब 373 के अंदर हम किसको जोड़ देते हैं, 67 को जोड़ते हैं, क्योंकि 87 जोड़ दिया था हमने, तो 87 को तो कट कर दिया, लेकिन जोड़ना कितना है, 67। तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 67। तो 10 7 6 13 और 1 14, 3 और 1 4, कितना हो गया, 440। 440 का नया औसत कितना होगा, तो संख्या योग बटा में संख्या, तो संख्या आगे कितनी हमारे पास में, तो ये हमारे पास कितना उत्तर आ चुका है, 22 आ चुका है। तो यानी इसका मतलब नया औसत कितना होगा, 22 होगा। तीसरी की 3 गुणे। अब तीसरी संख्या के बारे में कुछ निकाल गया, तो हम तीसरी संख्या को क्या लिखेंगे, x। अब तीसरी संख्या x लिख दी है, तो दूसरी संख्या तीसरी से क्या है, तीसरी की दुगनी है,
तो ये कितनी है 2x है। और सबसे पहले हमें दिया गया था पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो ये कितनी होगी हमारे पास में 6x होगी। क्लियर दोस्तों। और तीनों संख्याओं का औसत कितना है 18, औसत है 18, योग कितना आ जाएगा 18 तिया 14। ठीक है, योग हमारे पास ये आ चुका है। अब हम यह देख लेते हैं कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है हमारे पास में 54 है, तो 54 इनका योग है, तो याद रखें इनका भी योग कर लें, इधर से कितना बनेगा तो x जोड़ लो, x और 2x 3x, 3 और 6 9x, 9x इजिकल टू 54, x इजिकल टू कितना हो गया 54 बटा में 9, तो 6 निमा 54, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6, तो ये कितनी है संख्या कितनी है 6 है, ये कितनी है 12 और ये कितनी है 36 है। तो देखिए जरा सबसे बड़ी संख्या कितनी है 36 है। इन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या पहले की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी। तो देखिए तीसरी संख्या हम देखते हैं यहाँ पे, तीसरी संख्या x है, तो देखिए दूसरी संख्या पहले की दुगनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। इस संख्या की वो क्या है 3 गुनी है, 3x है, और इससे क्या है ये डबल है, पहली संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या कितनी होगी 1.5x, 1.5 से क्या होगी ये दुगनी, ये 3x हो गया दुगनी है, और इधर से कितनी है 3 गुनी।